जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में समझा दिया था। मैंने तुम्हें एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बता दिया था। याद है कि भूल गए? और इसके अलावा मैंने तुम्हें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बताया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने बताया था कि उसको ml से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू -l से लेकर 0 से होते हुए +l तक जाती है। अरे भूल गए क्या? आज हम लोग इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, चारों क्वांटम नंबर को कंपाइल करके एक टेबल बनाएंगे। ठीक है भाई? चारों, एक क्वांटम नंबर रह गया था बच्चों, एक क्वांटम नंबर रह गया था जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। एक चौथा क्वांटम नंबर हमारा रह गया था, बहुत ही छोटी सी और बेसिक चीज है इसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसा इसके अंदर कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। ये तो मैं बता चुका हूं ना लास्ट क्लास में। एक बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पक्का एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं, पहले ये बता दो। मेरी बात समझ में आ गई? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं और वो दोनों का जो स्पिन है वो सेम नहीं हो सकता। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। नहीं समझे? बस इतनी सी बात हमको ये बताता है। तो यहां पर लिख देते हैं, इट स्टेट्स या tells us that 2 electrons in an orbital are rotating in different direction. अब इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी कि ऐसे समझ लो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही हुआ ना, तो इसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे +½ या -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर कैसे घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है और ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है और वो वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उल्टा हो गया ना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? +½ से। +½ से आ गई बात समझ में? और ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज आई यही है स्पिन क्वांटम नंबर। बात खत्म हो गई। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो गया? तो कुल मिला के अब हम लोग चारों क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं और इसको बेटर तरीके से समझने के लिए क्यों ना एक प्रॉपर पूरा बड़ा सा टेबल बना दूं? चलो भाई शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं बच्चों। मान लो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, वो इसलिए बच्चों क्योंकि हम जानते हैं हर बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2। तो ये जो देखो बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ऐसे। बार बार ये पूरा नहीं ड्रॉ करना। और एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन कैसे बना देंगे? ऐसे। समझ गए? चेक कर लो। तो ये वाला कैसा हुआ? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई क्वांटम नंबर की? तो ये वाला कैसा दिख रहा है तुमको? कैसा दिख रहा है? अरे एंटी मत बोलो यार, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना? तो यहाँ पे -½ आ जाएगा। तो ये इसीलिए हर बॉक्स के अंदर ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये साइन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक +½ है एक -½ है। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने यहाँ पर
चौथा कॉलम नहीं बनाया, कोई दिक्कत। अब मुझे फटाफट बताओ बच्चों, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के शेल की बात हो रही है, तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0, हाँ या ना? और अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं ml की वैल्यू -l से लेकर कहां तक जाती है? +l तक, हाँ या ना? तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? -0 से लेकर 0 से होते हुए +0 तक जाओगे तो आप पहुंचोगे 0 पे, तो 0 ही तो आएगा भाई, समझ गए ना? अच्छा, अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एक सेकेंड बच्चों, ये तो हो गया n1। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 एंड 1, सही है। अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी, हाँ या ना? लेकिन अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू जल्दी बता दो क्या हो जाएगी? -1 0 +1, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है? अभी सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो बच्चों l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। 0 के लिए ml की वैल्यू 0 ही रहेगी। 1 के लिए क्या हो जाएगी? -1 0 1। 2 के लिए -2 -1 0 1 2, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, n की वैल्यू 4 हो जाए तो 0 1 2 3, इसको यहीं तक रखते हैं अभी, ठीक है? चेक करना बच्चों, 0 के लिए ml की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 के लिए -1 0 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2, बच्चों 3 के लिए क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। वो थोड़ा आगे निकल गया, काम चल जाएगा, समझ में आ गया? अब बच्चों देखो, 0 इसमें भी आ रहा है, 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 तो कैसे पता चलेगा? 0 का मतलब s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल, हाँ यार? तो ये s ऑर्बिटल किसका है, कैसे पता चलेगा? तो हम नाम देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम क्योंकि 1 अगर L1 है तो P हुआ ना, ऐसे ही 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? पहले ये बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा और डीप में चलते हैं बच्चों। मैंने तुम्हें बताया था s ऑर्बिटल में कितने डब्बे बनते हैं? डब्बा मतलब ऑर्बिटल, बॉक्स। p में 3, d में 5, f में 7। बच्चों वो जो 3 बॉक्स 5 बॉक्स ये जो मैं बता रहा था ना कि वो कहां से आए, वो एक्चुअली ml से ही आया है। जरा चेक करो 1s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स बनेगा या नहीं बनेगा? वो एक इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ml की एक ही वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे 2s में जरा चेक करो, एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया अपना 2s ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही p ऑर्बिटल पे आप गए तो p ऑर्बिटल में फर्दर कितने बॉक्स बन रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ml की 3 वैल्यू है हमारे पास। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। ये पूरा 2p है, फिर उसके अंदर x y z फर्दर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। चेक करो d में 5 वैल्यू आ गई नहीं आ गई? आ गई या नहीं आ गई? अपने आप आई ना, मैंने तो कुछ नहीं करा, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि बाद में बताऊंगा, अभी समझ लो। तो d ऑर्बिटल में हमेशा 5 ही बॉक्स आएंगे, चेक कर लेना। ऐसे ही 4s 4p 4d, ये रहा 4s 4p 4d और 4f में कितनी वैल्यूज है बच्चों? चेक करो, 7 है ना, तो ये 4f बन गया तुम्हारा। ये 4f हो गया।
अब आ गया समझ में। और स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए मेंशन नहीं करा है क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो वैसे ही फिल करोगे अप साइड डाउन साइड तो वो उसी में मेंशन हो जाता है। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ चुकी है? चारों क्वांटम नंबर पूरे हो चुके हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। अभी कुछ और बेसिक रूल्स है जो तुम्हें जानने जरूरी है। करें शुरू? तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चारों क्वांटम नंबर बना के ये टेबल जरूर बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना। तो इन 4 क्वांटम नंबर के कंप्लीट होने के बाद अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। ये बात तो मैं तुम्हें काफी पहले बता चुका हूं, हाँ या ना? और ये बात कैसे पता चली पॉली को? क्योंकि इससे भी पहले एक स्टेटमेंट उसने ये दिया, किसी भी 2 ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों सेट ऑफ 4 सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर सेम हो जाए। कुछ समझ में आया? अकॉर्डिंग टू, देखो अभी मैं तुम्हें जब एक्सप्लेन करूंगा ना एग्जांपल उठा के यहां से, तब समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no 2 electrons in an atom। बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे मत लिख के आना, तुम्हें पूरा वर्ड लिखना है एग्जाम में, ये हैबिट मत बना लेना। no 2 electrons in an atom can have all 4 set of same quantum numbers। पहले तो आप ये स्टेटमेंट रट लो, पहले आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज रटना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझाने का काम मेरा है। क्या बोला है स्टेटमेंट ने? किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएं। कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। चेक करें, पहले फिर से सुनो। पूरे एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। करें शुरू? चेक करें। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक ऑर्बिटल ये उठा लेते हैं 2p और एक उठा लेते हैं 4s। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में उठा रहा हूं 2p के अंदर से, एक 4s से। तो 2p वाला ये रहा और 4s वाला ये रहा। कोई ऐसा एटम रहा होगा जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इन्हीं में तो फिल करोगे, हाँ या ना? हालांकि भी मैंने सिखाया नहीं है फिल करना, पर इसी किसी में फिल होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने उठा लिया किसका? 2p का, ये ले लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया 4s का। कोई दिक्कत? अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक एक करके चेक करें। बच्चों इसमें पहला क्वांटम नंबर n है 2, इसमें पहला क्वांटम नंबर है 4। बच्चों पहला ही क्वांटम नंबर अलग हो गया, इसका मतलब पॉली ठीक बोल रहा है। उसने कहा था चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई अलग जरूर होगा। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें पहला ही क्वांटम नंबर चेंज हो गया। चेक करो 2p में प्रिंसिपल, यहीं से तो चारों चेक करोगे ना बारी बारी, यहीं से स्टार्ट करोगे। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4 अलग हो गया, समझ गए? तो इसका मतलब वो ठीक बोल रहा है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आपने एग्जांपल ही ऐसा उठाया है, थोड़ा अच्छा एग्जांपल उठाओ। तो एक काम करते हैं, इस बार ना एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं 3s का, एक लेते हैं 3p का। ये रहा 3s, ये रहा 3p। एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। जरा चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन ये 3s का लिया, एक 3p का लिया, कोई दिक्कत? चारों क्वांटम नंबर चेक करें एक एक करके। बच्चों इसमें n की वैल्यू क्या है? 3, इसमें भी n की वैल्यू क्या है? 3, सेम है।
बच्चों इसमें एल की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, एस में एल की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ एल की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि पी है 1। चेक कर लो, 3s में एल की वैल्यू 0 और 3p में एल की वैल्यू 1, यानी दूसरा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। उसने कहा था चारों सेम नहीं हो सकते, आपने एक सेम कर दिया, दूसरा अलग हो गया। आ गया समझ में? तो इसका मतलब वो ठीक बोल रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप जानबूझ के अलग अलग ऑर्बिटल ले रहे हो, तो बच्चों एक काम करता हूं, इस बार एक काम करते हैं, 3p के ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी 3p 3p, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेते हैं, जब दोनों ही 3p है तो एक इसका ले लेते हैं, ठीक है। चेक करना, ये दो इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू दोनों में क्या हो गई? सेम 3। बच्चों l की वैल्यू भी दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया है, ये दोनों ही n की वैल्यू 3 में आ रहे हैं, ये दोनों ही l इक्वल टू 1 में आ रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन बच्चों जरा चेक करो, ml की वैल्यू यहां पर क्या है? -1, और यहां पे ml की वैल्यू क्या है? ml की वैल्यू चेंज हो गई ना, -1 + 1, तो तीसरा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। बोलो हाँ। इसका मतलब वो ठीक बोल रहा है कि चारों सेम हो ही नहीं सकते। अब अगर एक लास्ट एग्जांपल मैं लूं कि 3p ऑर्बिटल के अंदर मैं एक ही बॉक्स के दो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ये दोनों। अब बच्चों चेक करो, Nb3 है, Lb1 है, ml की वैल्यू भी सेम हो गई -1, लेकिन जरा चेक करो स्पिन क्वांटम नंबर, एक का +½ है और दूसरे का -½ है, तो फिर से चौथा क्वांटम नंबर अलग हो गया कि नहीं? इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेट ऑफ सेम क्वांटम नंबर्स। एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। और इस बात से वो इस अंदाजे पर या इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ओनली, या कोई भी और एन ऑर्बिटल कैन accommodate only 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इस बात से ही ये बात पता लगी कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक डब्बे के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो चौथा क्वांटम नंबर सेम हो सकता है या नहीं हो सकता? समझ में आ गया? और जो इससे पहले एग्जांपल मैंने लिख कर मिटाए हैं ना, वो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि 4 दिन बाद ये स्टेटमेंट आप समझ नहीं पाओगे उसका मतलब क्या है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितने बच्चों को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में नहीं आया? आ गया? पक्का? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे या नहीं करोगे? इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन कहीं भी उठा के डाल दोगे या कोई सीक्वेंस या कोई तरीका अपनाओगे? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने ये बोला, इलेक्ट्रॉन आप पहले फिल करोगे उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। समझ में आ गया? अरे भैया बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ना तुम लोगों ने, 2, 8, 1 सोडियम, ऐसे कर देते ना। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8, फिर 18, फिर ऐसे चलते रहते। तो याद है? भूल गए? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते थे? पहले ऑर्बिट में या सीधे इस पे पहुंच जाते थे? पहले पे, फिर दूसरे पे। तो ऑफ-बाउ ने भी यही बोला कि अगर आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करोगे? जिसकी एनर्जी कम है। तो किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? थोड़ी कॉमन सेंस लगा लो। अगर n की वैल्यू 1 है तो सबसे कम इसी की होगी, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में इंक्रीज नहीं कर रही है। उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है?
तो अफबाउ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में अफबाउ प्रिंसिपल दिया हुआ है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स इट स्टेट्स दैट इन ग्राउंड, अच्छा ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहा है। जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हायर ऑर्बिटल में होते हैं। तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, द ऑर्बिटल्स are filled in accordance, in order of their increasing energies, in order of their increasing energies। समझ में आया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करोगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब ये पता कैसे चलेगा एनर्जी सबसे कम किसकी है? तो बच्चों एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है N प्लस L। याद कर लो ये बात, N प्लस L को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों? एनर्जी। तो एनर्जी फाइंड करें सबकी, करें? तो इसके लिए एक अलग से टेबल बना लेते हैं बच्चों, एक अलग से टेबल बना रहा हूं। N L एनर्जी। बच्चों अगर N माने तो L क्या हो जाएगा? तो एनर्जी कितनी हो गई? दोनों को जोड़ो 1। अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1। बच्चों इसकी एनर्जी, तो ये 1s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई? 1। 2s की एनर्जी कितनी हुई? 2, क्योंकि 2 प्लस 0। फिर आएगा बच्चों 2p ऑर्बिटल, हाँ या ना? तो 2 प्लस 1 3, देखो एनर्जी बढ़ रही है। नंबर 3 0 1 2, तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। तो बच्चों किसकी एनर्जी ज्यादा है? जल्दी बोलो। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। बच्चों चेक करो इन दोनों की एनर्जी सेम हो गई या नहीं? सेम हो गई ना? अब कैसे पता चलेगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है? तो ऐसे में अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाए तो जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी लेस होगी। तो इसका मतलब 2p की एनर्जी लेस है, 3s की ज्यादा है। समझ गए? मेरी बात समझ में आई? देखो एनर्जी फाइंड करनी है, L प्लस L करो, N प्लस L करोगे। तो जब आपने 2p की एनर्जी फाइंड करी थी तो आपने 2 प्लस 1 किया था, क्योंकि p के लिए L की वैल्यू 1 होती है, 3 आ गया था। और 3s के केस में 3 प्लस s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, तब भी 3 आ गया था। दोनों की एनर्जी सेम आ गई ना? ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल चलो बताओ। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है? सच ऑर्बिटल्स whose energy is same are called degenerate orbitals। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे 2p एंड 3s, इनकी एनर्जी सेम है नहीं है? लेकिन हम किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे? 3s में या 2p में? तो 3s में क्यों करोगे? पहले 2p में करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है तब n देखा जाता है, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी लेस होगी। तो किसका n छोटा है? तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 2p में। समझ में आ गया? हाँ, ये बात समझ में आ गई ना? चलो आगे चेक करते हैं। 4 पे आ जाओ। 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f। तो इसकी कितनी एनर्जी हो गई? 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 और 7। अब जरा चेक करो इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम है। जरा चेक करो इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम, मतलब कि 3p और 4s।
एक और एग्जांपल आ गया 3p एंड 4s, दोनों की एनर्जी सेम है, कितनी है 4। इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल करोगे, किसमें फिल करोगे 3p में, क्योंकि इसका n छोटा है। हालांकि एनर्जी दोनों की सेम है 4 4, पर n देखा जाएगा उस केस में जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम है। अच्छा और देखो इसकी एनर्जी 5 है, इसकी 5 है, यानी 3d और 4p, 3d एंड 4p, इन दोनों की एनर्जी भी चेक कर लो सेम है 5 5, पर आप किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे, जिसका n छोटा है यानी 3d। कोई दिक्कत? तो अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या सीक्वेंस आया हमारे पास। फाइनली अब हम ये याद रखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद बच्चों क्या आएगा 3d, नहीं 3d की एनर्जी तो 5 है, तो 4 के बाद पहले 4 वाला आएगा यानी 4s, फिर आएगा 3d, अब 3d के बाद 4p, अब 4p के बाद 5s आएगा, क्योंकि चेक करो 5 + 0 उसकी एनर्जी भी 5 रही होगी, हमने इसमें लिखा नहीं है पर 5s भी तो नीचे आता होगा ना, तो 5 + 0 उसकी एनर्जी भी 5 रही होगी, तो 4p के बाद 4d मत कर देना, 4d की एनर्जी तो 6 है, तो 5s आएगा पहले। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ना तुम ये याद कर लो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। देखो 1s 2s 2p, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3s 3p, 3d से पहले 4s आएगा, फिर 4p, फिर 5s। लेकिन अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत है तो इससे बचने का एक तरीका और है, उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। कर दूं इरेज, लिख लोगे? देखो यहाँ पे लिखो 1s, इसके नीचे 2s 2p। अच्छा 1 में p नहीं आता, पता है ना, 1 में p नहीं आता है, 2 में आता है p। फिर इसके नीचे 3s 3p और इसमें 3d आता है, जबकि 2 में d नहीं आता है। फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g, g वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं। 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। पहले आप ये ऐसे सीक्वेंस में लिख लो, कोई दिक्कत? इसके बाद आपको करना ये है कि देखो यहां से आपको एक रे ऑफ लाइट मारनी है इधर से ऐसे, ये इसको हिट करके जा रही है, ये लाइट इधर जा रही है इसको हिट करके, और ये खाली वाली जगह से वापस आती है। तो समझ में आया? जब लाइट इधर से आएगी तो हिट करेगी, वापस आएगी तो खाली रास्ता ढूंढेगी। तो जरा चेक करो, इसने आगे 1s पे हिट करा, ये खाली चली गई, फिर ये 2s पे हिट करा, तो बच्चों पहले क्या आया 1s, फिर किसको हिट करा 2s को, अब 2s को हिट करके खाली जगह से चली गई, फिर किस पे हिट करा बच्चों 2p पे, 2p के बाद बच्चों किसको हिट कर रही है रे ऑफ लाइट 3s को, चेक कर लो, फिर ये खाली जगह से चली गई। 3s के बाद बच्चों किसको हिट करा 3p को, 4s को 3p, और देखो उसके बाद ऑटोमेटिक 4s आ गया, 4s को हिट करके खाली जगह से चली गई, फिर किसको हिट करा 3d 4p 5s, 3d 4p 5s आ गया, फिर यहां से खाली जगह से चली गई 4d 5p 6s, 4d आएगा इसके बाद, 5p आएगा इसके बाद, फिर 6s आएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। कर लोगे? कर लोगे बच्चों? ये तमाशा करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं इसको याद ही कर लूं, कम से कम यहां तक, जल्दी बोलो, बेहतर ये होगा आप इसको याद कर लो, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब लास्ट में आपको एग्जाम में लास्ट के पेपर पे ये बनाना पड़ेगा। समझ गए? उसमें टाइम वेस्ट होगा और आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी, और आप एनर्जी फाइंड कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी कम एनर्जी खर्च करें, दिमाग की एनर्जी लगाएं और इससे आंसर निकाल लें। समझ गए? चलें आगे।
फिर भी ये एक अच्छा तरीका है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि पहले कौन से ऑर्बिटल में आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा रूल और रह गया है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या बोलता है भैया? हर्ट्ज रूल क्या बोलता है? पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not takes place in orbital of same energy, in orbital of same energy until each orbital is singly filled, until each electron is singly filled। अभी देखो ये लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। करें शुरू? बच्चों देखो, अगर मान लो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे p ऑर्बिटल में फिल करने हैं। अब जरा ध्यान देना, ये p ऑर्बिटल है और 2 बच्चे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। आप कैसे कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6, ये तरीका गलत है। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं? 1 1 1, तीनों में सिंगल सिंगल आ गया, फिर 2 2 2, ये तरीका सही है। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा ये क्या पागलपंती है सर, लिखने और बनाने के बाद दोनों दिख तो एक जैसे ही रहे हैं, ऐसे करो या ऐसे करो क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों अगर मान लो 5 या 4 इलेक्ट्रॉन रहे होते, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो वही बच्चे की वही पुरानी आदत है, वो क्या करता है? 1 2 3 4। ये तरीका गलत बताया था ना? क्या बताया था बच्चों मैंने? पहले आपको सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 1 1, 3 हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और ये दोनों खाली रह जाएंगे। अब आपको फर्क दिखा? फर्क दिख गया? तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है? हमेशा पहले सबको सिंगली फिल करना है, फिर डबली फिल करना है, और अगर उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली छोड़ दो। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी until each electron is singly filled। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया बच्चों? वैसे तो इस लेक्चर के साथ चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि कल संडे को क्लास रखूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करानी है और मेन तो वही है, क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये सारा स्क्रीनशॉट लेके जैसा जो भी मैं बोल रहा हूं अपनी लैंग्वेज में कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।